हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं से स्वागत करता हूं भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक बेहतरीन सा चैप्टर, बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो आपका प्रथम चैप्टर है बेटा, आपके केमिस्ट्री में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसका एक वन शॉट रखने वाले हैं। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो बेटा अगर आपको नोट्स बनानी है तो कॉपी पेन निकाल लेना, बस जैसे जैसे बताते जाऊं हर एक चीज बस नोट करते चले जाना। आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपकी पूरी पूरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दो। जितने दोस्त यार हैं उन सभी को बुला लाओ कि भैया क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई फिर से वो मौका है जहां पर आप अपने से तैयारी अच्छी कर सकते हो। और बेटा बात जान लेना, ये बात को दिल दिमाग में रख लो। अगर अभी से पढ़ोगे तो ही बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। अगर आपको टॉपर बनना है तो अभी से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बिना मन लगाए काम नहीं चलने वाला। अभी रिसेंट में रिजल्ट आया ना भाई, साइंस में तुम लोग सोचते हो कि अरे 90 100, भाई तो 100 की एक ही आध बच्चे हैं जो 100 पाए हैं, लेकिन 99 पाने वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है। मैथ्स में इतने सारे बच्चे 100 मार्क पाता नहीं, भरे पड़े। बेटा भरोसा रखो, यहां पर विद्याकुल बेटा भरोसा पर देखा है। हम लोग आप लोग के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त लेवल की कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना। चाहे हिंदी का रिजल्ट रहा हो, हिंदी में बेटा 98 97 ऐसे से मार्क्स आए इस बार, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग पूरा संपूर्ण अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करेंगे। समीकरण को संतुलित करना, ये जो इसके मेन टॉपिक है वो मैं ये लिखा हूं। फिर रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसके टॉपिक्स वो मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर समीकरण को संतुलित करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इस बात का ध्यान में रखना, दिल दिमाग में जहां भी रखना हो रख लो। लेकिन ये टॉपिक बहुत खतरनाक है, ये तैयार रहेगा तो ही मजा आएगी। और नालायक को, जिन बच्चों ने क्लास लाइक नहीं करी बेटा लाइक कर दो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। बहुत खतरनाक आदमी है, समझे। जल्दी से बेल लाइक कर दो। फिर रासायनिक अभिक्रिया, ये भाई अगर आपने ये तैयार कर लिया ना तो मजा आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग आपको बस, आप लोग को क्या करना है, सारी चीजें नोट करते चलना है। एक एक टॉपिक, एक एक प्रश्न आपको नोट करना है, ठीक है। एक बच्चा बतिया रहा है, हाय क्यूटी आर यू हियर। अब क्यूटी को भाई, क्यूटी क्या है यार, कौन है मारो गोली। हमें को अपने से पढ़ने से मतलब है और तुमको पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। आ गया। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? सिंपल से ही बात जान लो कि अगर कोई पदार्थ था और वो सड़ गल गया, कुछ नया पदार्थ बन गया, तो वहां पर कोई ना कोई एक रिएक्शन हुई है, एक अभिक्रिया हुई है। जैसे सिंपल से मेरा ये कपड़ा था, ये कपड़ा अगर जल के राख हो जाए तो कपड़े का जलने से राख बनने तक में क्या हुई है, एक अभिक्रिया हुई है। इस बात का दिमाग में रख लो। मेरा ये जो कपड़ा है, ये मेरी जो शरीर है, जब मेरी मृत्यु होगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं जलूंगा, तो ये जलने के बाद ये जो शरीर है ना, ये जो इस अवस्था में है, इसके बाद ये राख बनेगी। क्या बनेगी? राख बन जाएगा। तो ये जो मेरे शरीर से ये जो राख बन रहा है ना, तो ये राख बनने तक में ये उत्पाद है, वहां तक बनने में जो कुछ भी हुआ ना, वहां पर एक रिएक्शन हुई है, एक अभिक्रिया हुई है। उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे दूध रखा था, दूध से बन गया दही। क्या बन गया? दूध से बन गया दही। आप कहोगे अरे सर, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जा रहा था, उसके वजह से हुआ। लेकिन ना, ये देखो कि दूध से दही जब बना है ना, तो सिंपली चीज ऐसे नहीं हो गई कि हाँ दूध से बस दही बन गया, हो गया काम खत्म। नहीं, यहां पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई लकड़ी है ना, जब लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, हीट मुक्त होता है और फिर राख बचती है। तो बेटा यहां पर भी क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे होती है, कैसे जानेंगे, कहां पर किस प्रकार की रिएक्शन हुई है, इसी को हम लोग इस क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। तो एकदम से भैया, अब जिन बच्चों ने क्लास लाइक नहीं की, एक बार लाइक कर दो। तो क्या कह रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक ऐसी प्रक्रिया, ध्यान से सुनना,
रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बेटा कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, याद कर लो। आपको क्लास में हर एक चीज रटा के मुझे जाना है। क्लास में आप ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि ये चैप्टर तो मेरा पूरा हो गया, अब मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नई चीज बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया डिफिनेशन याद समझो, क्या, आंख बंद कर लो, इमेजिन करो कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कोई चीज थी हमारे पास दो, वो दोनों आपस में क्रिया करके कुछ नया बना रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई। इतना आसान बेटा, ऐसे ही आपको लिखना। अभी मत कहना आंख बंद करके लिखना है क्या सर, नहीं, अच्छे से लिख लेते ना, लेकिन हर एक चीज को एज्यूम करो, सोचो, मेमोराइज करो कि यार ऐसे ऐसे कैसे होगा। जब विजुअलाइज करोगे ना माइंड में कि हमारे पास कोई दो सामान था, दो पदार्थ आपस में क्रिया करे और दो नई चीज बन गए। दो पदार्थ आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक चीजों का निर्माण कर दिए। यहां पर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। आपको ऐसे तैयार करना है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, आप अब देखो अभिकारक मैं समझाऊंगा, अभिकारक क्या है। एक से अधिक पदार्थ पारस्परिक क्रिया करके, आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल से इतना समझ लो कि देखो हर एक चीज को विजुलाइज करो। विजुलाइज का मतलब सोचो। जैसे होता ना कि तुम पहले सोचते हो कि पहले दिन स्कूल जाएंगे, स्कूल में बैठेंगे एकदम सर सर के, अरे मजा आएगी, आहा हाई स्कूल है, बोर्ड एग्जाम में बैठूंगा, पेन पेंसिल सब लेके जाऊंगा। इमेजिन कर रहे हो ना, सेम ऐसे ही आपको एज्यूम करना है कि मान लो दो या दो से अधिक पदार्थ थे, आपस में क्रिया करे और कुछ नया बना दिए। आपस में क्रिया करके नया बना दिए, क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये क्या है, एक दो पदार्थ हैं। एक हमारा ये मेथेन गैस है और यहां पे ऑक्सीजन गैस है। मेथेन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं। तो जलाने पे क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का निर्माण होता है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे समझेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये दो चीज आपस में क्रिया किए, मेथेन और ऑक्सीजन, ये दोनों ने आपस में क्रिया किया और क्या किया, आपस में क्रिया करने के बाद इन्होंने दो चीजों का निर्माण किया। किसका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। रासायनिक अभिक्रिया हमने यही पढ़ा ना, यही तो अभी पढ़े कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ पारस्परिक क्रिया करके, आपस में क्रिया करके अगर कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं। देखो पहले मेथेन गैस था, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पहले ऑक्सीजन था, अब जल है। क्या है, अब जल, यानी नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। और जब कहीं पर नए पदार्थों का निर्माण होगा, क्या होगा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। एकदम से बात क्लियर रखना। अच्छा चलो, यहां तक तो बात क्लियर है। आगे बताइए, यह रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी कि बस ऐसे रासायनिक समीकरण ला दिया, हम ऐसे लिख लेते, याद करने में आसान रहता। अब ये सूत्र लिखना पड़ता है यार, क्या ही टेंशन की बात है। अब देखो हमें रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। अब कोई चीज है उसको शब्दों में लिखोगे ना, तो अब जैसे, अब देखो, अब लिखा है आयरन, क्या लिखना, आयरन। आयरन हमें लिखने में इतनी जगह लिया और इसको Fe इतना छोटा सा, देखो ये जगह ज्यादा लिया, अब ये इतने कम में काम हो गया। ये तो एक तत्व का नाम लिखा हूं। आप लोगों ने देखे होंगे ना कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन होती हैं, अब उनका पूरा नाम लिखा जाएगा तो बेटा स्पेस ज्यादा ले सकता है, याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको सूत्र के माध्यम से समझने में आसान पड़ता है। याद रखना, हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि जो हम पदार्थ लिए हैं ना, उसको छोटे रूप में आसानी से लिख सकें, समझ सकें। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, अब पदार्थ कौन कौन से होते हैं बेटे, देखो कोई ये अभिक्रिया है, मान लो ये हमारे क्या थे, एक अभिक्रिया थी। अब अभिक्रिया में दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है आयरन ऑक्साइड और एक हमारा एल्यूमिनियम, दो पदार्थ हैं। बेटा जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या हम स्टार्टिंग में जो पदार्थ को लेकर के कुछ बनाना चाह रहे हैं, इन दो पदार्थों से अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो पदार्थ हमने लिया है ना, जिस पदार्थ को हम लिए हैं, इसी को बेटा अभिकारक कहेंगे।
जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे बेटा? अभिकारक कहलाएंगे। याद करते जाओ बेटा। बेटा जिन्हें याद है वो तो ठीक है, और जिनको भैया मतलब जो पढ़ चुके हो वो तो रिवीजन करो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो हर एक चीज को नोट करते चलो। बाद के लिए मत छोड़ना कि हाँ बाद में काम चल जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। बेटा इससे सारी चीज छूटती चली जाती है। अब देखो, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जिन पदार्थों का निर्माण होता है अभिक्रिया के दौरान, जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक क्या कहेंगे बेटा? अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? अभिक्रिया के दौरान जो बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे। इस बात को एकदम से क्लियर रखना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अभिक्रिया है ना वहां पे अभिकारक और उत्पाद ये तो होवे करेगा, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। अब मान लो कोई दो पदार्थ हम लिए और कह रहे हैं कि इससे हमें कुछ बनाना है। हमने दो पदार्थ लिया, तो जो दो पदार्थ को हमने लिया ना ये हमारे अभिकारक हैं, और जो बनेगा इनसे वो क्या होगा? उत्पाद होगा। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर? सभी बच्चे बार बता दो। डन 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 डन, बहुत सही। अब देखो तो क्या कर रहा है? रासायनिक समीकरण क्या है? कर रहा है इसी अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करना। कह रहा है ये जो हमारे अभिकारक थे और जो ये उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद को छोटे रूप में प्रतीक और चिन्हों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और बेटा ए राजा पढ़ लो, बार बार मौका ना मिलेगा। जितने दोस्त यार है ना उन सबको बुला लाओ। और बेटा ये बात जान लो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, पढ़ लो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सर आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? माइंड में आएगा ना कि सर आप फिजिक्स क्यों पढ़ाने लगे? अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, सर फिजिक्स कहां से आ गया? देखो इसका रीजन क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा इस चैप्टर में द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बेटा बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। और कहोगे सर कैसे? देखो पहली बात है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि अगर हमने कोई दो पदार्थ लिया है, अभिक्रिया में हमने क्या किया? मान लो एक ये तो सिंपल से बताओ, मान लो होली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, रक्षाबंधन में हमने क्या लिया? 2 केजी खोवा लिया। कितना? 2 किलो खोवा और 2 किलो चीनी। हमारी मिठाई बन गई 15 किलो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने 2 किलो भैया क्या लिया? खोवा, और 2 किलो लिया भैया चीनी। ये हमारा खोवा है, ये हमारा बेटा चीनी है, ये बेटा हमारी मिठाई है। क्या 15 किलो मिठाई बन सकती है? किसी भी हाल में ना बनेगा भैया, कभी ना बने। अगर ऐसे बन जाए तो भैया मिठाई की दुकान मैं खोल के बैठ जाऊंगा अगले दिन, मैं कहूंगा मैं बेचूंगा, बहुत पैसा है भाई, 4 किलो का यूज करो बन जाए 15 किलो। नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना पदार्थ लेंगे उतना ही बनेगा। यानी अगर हम यहाँ पे 4 किलो सामग्री ले रहे हैं तो हमें 4 किलो ही सामग्री प्राप्त होगा। अब ऐसा भी नहीं कि हमने 4 किलो लिया है हमें 1 किलो मिठाई बनेगी, 2 किलो खोआ, 2 किलो हमारा चीनी, मिठाई कितनी बनी? 1 किलो। क्या ऐसा हो सकता है? अरे कहां से भाई, ना। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें जो पदार्थ आपने लिया है वो पदार्थ उतना ही रहेगा। उसके भैया ना कोई पदार्थ नष्ट होता है ना ही कोई उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना, जब कह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। मतलब अगर तुमने 2 किलो खोआ लिया है तो अभिक्रिया के बाद भी 2 किलो खोआ रहेगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें आपने जितना पदार्थ लिया है उतना पदार्थ अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए। हां, रूप बदलेगा लेकिन पदार्थ उतना ही होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक भैया क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में सभी परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे मान लो यहां पर हमारा हाइड्रोजन गैस था, यहां पर ऑक्सीजन गैस है।
और यहां पे बन गया हमारा H2O। क्या बन गया बेटा? H2O, जल का निर्माण हो गया। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब ये बताओ कि यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है ऑक्सीजन। यहां पे भैया हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहां पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 है। यहां पर भैया ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 है ना। अब ये बताओ इधर कितना है? हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो भैया एक ऑक्सीजन का परमाणु कहां गया? एक ऑक्सीजन का परमाणु कहां गया? वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का यही नियम कहता है कि अगर आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ लिए हो, आपने जितना पदार्थ लिया है, अभिक्रिया के बाद भी उतना पदार्थ होना चाहिए। यहां पर अगर हमने 2 हाइड्रोजन लिया है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पर हमने 2 ऑक्सीजन लिया है तो यहां पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इस वजह से हम कहते हैं इस चैप्टर में हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज करना पड़ता है। तो बेटा इस बात का दिमाग में रखना, ठीक है, कि भैया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमेशा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करती है कि भैया जितना पदार्थ पहले था उतना भी होगा। तो इसके लिए हम लोग संतुलित करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दो यहां पर। अब देखो ये संतुलित हो गया। अभी कैसे संतुलित करेंगे ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो एक और लिखा है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, कह रहा है जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, यानी जो मैं भी कर दिया तुरंत जल्दी से, ये जब क्रिया हमने की तो यहां पर हम वास्तव में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही पालन करते हैं। हमने कहा कि भैया अब देखो 4 हाइड्रोजन इधर भी है ना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई है बेटा, ये जो आगे नंबर लिखा रहता है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो यहां पर हमारा ऑक्सीजन भी 2 है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम हमेशा अपनी रासायनिक अभिक्रिया में लगाते ही लगाते हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, सिंपल से याद रखना, वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है, क्योंकि उसका यह कहना है कि अगर अभिक्रिया के दौरान अगर आपने 4 हाइड्रोजन लिया है तो अभिक्रिया के बाद भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपने 2 ऑक्सीजन लिया है तो अभिक्रिया के बाद भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए ही चाहिए। इस वजह से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित किया करते हैं। कहते हैं ना रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है, और अगर उसमें कोई चीज कमी बेसी है, कोई कम ज्यादा है, तो उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्या यहां तक क्लियर? भाई देखो मैं थोड़ा सा बात कम किया करता हूं। अब ये मत सोचना कि सर आप बात नहीं करते हैं, मजा नहीं आती। तो बेटा यार इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि एक छोटी सी एक लाइन है, प्यारी सी लाइन है, ध्यान से सुनना। करा है एक प्यारी सी लाइन है बेटा, ध्यान से सुनना। करा है जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, मेरे भी दिन बदल जाएंगे। और 4 लोग जो मेरे पीछे बातें करते हैं, और 4 लोग जो मेरे पीछे बातें करते हैं, वो भी मेरे पीछे वो आगे चले आएंगे। जो मेरे पीछे हैं वो मेरे आगे चले आएंगे कि भैया बहुत अच्छा किया, बोर्ड एग्जाम में तुमने तो टॉप कर दिया। जो रिश्तेदार बात पहले कहते तुम पढ़ते नहीं हो, वो रिश्तेदार जब बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे ना, तुम्हारे सामने आगे खड़े होंगे। बस उस वक्त का इंतजार करो बेटा। बेटा देखो टॉपर तो मैं बना दूंगा, बस मेरे से पढ़ते रहो बेटा। इस तरीके से तुम्हारी तैयारी कराऊंगा ना, बोर्ड एग्जाम का जब पेपर देखोगे ना तो लगेगा हलवा है। अब पता चला बोर्ड एग्जाम ने कॉपी ही गलत चेक की है, तो भाई मेरा दोस्त नहीं यार, इस बार वही हुआ है। अब जिन बच्चों ने क्लास लाइक नहीं की ना, एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दो। अब हम लोग समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित। देखो भैया पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल, जिसे हम लोग हिंदी में अनुमान विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल। इसमें हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। बेटा सभी को करना है, जिन बच्चे को आ रहा है ना वो तुरंत आंसर अपने से देते, सर मेरे को आ रहा है मैं तैयार हूं। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहा है वो देखिए। तो बेटा हिट एंड ट्रायल विधि में होता क्या है, यहां पर हम अनुमान लगाते हैं ना, जैसे कमरे की दीवार, तुम लोग अपनी कमरे की दीवार देखो कितनी लंबी है,
तुम अनुमान लगाओ कि यार 15 फीट की तो होगी। घर की ऊंचाई कितनी है? हाँ 12 फीट तो होगी। हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो बेटा हिट एंड ट्रायल विधि यही है। हम लोग यहां क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि अगर यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर भी बैलेंस हो जाएगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर भी 3 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। अब देखो, जैसे देखो यहां पर Fe कितना है? हमने देखा इधर Fe 2 था, इधर Fe 1, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3 और इधर एल्यूमिनियम 1। अब हमने कहा हम लगाएंगे भैया हिट एंड ट्रायल, हम अनुमान लगाने जा रहे हैं। कहा लगा लो, आओ देखते हैं। हमने देखा कि भैया इधर Fe 2 है, इधर Fe 2 है, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो शायद Fe तो बराबर हो जाएगा। इधर अगर 2 है और मैं यहां पर क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या Fe की संख्या बराबर हो गई? क्या Fe परमाणु बराबर? बिल्कुल हो गई। मैंने क्या किया? अनुमान लगाया कि इधर 2 था, 2 हमारे आयरन के परमाणु थे और मैं यहां पर भी। बेटा एक बात और जान लो, एक चीज सिंपल सी बात ये समझ लो कि समीकरण को संतुलित करने के समय कभी भी इन नंबर्स पे छेड़खानी नहीं करेंगे। समझ लो कि ये एक ब्रैकेट में बंद है, समझ लो जितने तत्व है ना वो ब्रैकेट में बंद है। अब उसके बाहर हम मल्टीप्लाई बस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ही बराबर करेंगे, अन्य कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब हमने देखा कि इधर Fe 2 था, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जहां तक मुझे लगता है आयरन तो दोनों तरफ बराबर हो ही जाएगा, आयरन दोनों तरफ बराबर हो ही जाएगा, हो ही गया। अब हमने देखा ऑक्सीजन इधर कितना? 3, इधर कितना? 3, यानी भैया एक चीज को तो हमें बैलेंस करना ही नहीं भैया, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, दोनों तरफ तो ऑक्सीजन का मुद्दा कंप्लीट है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। अब करना क्या है? अब हमें करना है एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम कितना है? 1, इधर एल्यूमिनियम कितना है? 2, इधर 1, इधर 2। कैसे? हाउ? कैसे हो सकता है? हमने कहा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर 2 है ना, अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दीजिए, हमने कर दिया। अब देखो क्या सब कुछ बराबर है? क्या सब कुछ बराबर है? हाँ भाई है। देख भाई इधर Fe कितना है? Fe कितना है? 2, इधर Fe कितना है? 2। अच्छा एल्यूमिनियम इधर कितना है? 2, इधर एल्यूमिनियम कितना हो गया? अब 2। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितना है? 3, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। भाई सब कुछ बराबर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर आपने इधर 2 आयरन लिया है तो इधर भी 2 आयरन होना चाहिए, बस। अगर इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3 हो, और इधर एल्यूमिनियम 2 है तो इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो, बस इतना ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और हम लोग समीकरण को संतुलित करते समय यह नियम लगाते हैं। क्लियर? बहुत सही। अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो, हमने कहा अब इसको देख लेते हैं। कहा देख लीजिए, कहा Ag सुनो जी। अब Ag वो वाला नहीं, आज सुनते हो वो वाला नहीं, ये सिल्वर है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब AgBr इधर थे, हमने देखा Ag इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, Ag खुश कि मेरे को तो कुछ काम ही नहीं करना, मैं तो एकदम यूं मस्त हूं, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कौन क्या करेगा मेरा। हमने कहा बेटा यही तो गड़बड़ी है तुम्हारे अंदर। अब हमने देखा कि Ag इधर 1, इधर भी 1, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो Br था ब्रोमीन, इधर 1 था, इधर 2, इधर 1, इधर 2, कैसे? यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। एक काम करते, अगर यहां पर ब्रोमीन 2 है, इधर मैं 2, देखो यहां पर 2 ना कर देना कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर। मैंने क्या कहा? जो कुछ करना है पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाहर क्रिया करेंगे। हमने किया कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, Br हमारा कितना हो गया? 2, लेकिन हमारा Ag भी तो 2 हो गया, क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर जितना भी मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर जितने भी होंगे, जितने तत्व होंगे, सबके साथ वो नंबर। अगर यहां पे 3 होता ना तो Ag हमारा 3 हो जाता, Br 3 हो जाता। 4 से मल्टीप्लाई करते तो Ag हमारा 4 हो जाता, Br 4 हो जाता। ब्रैकेट के बाहर जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट के अंदर भैया जो भी तत्व होगा उन सभी के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने कहा कि चलो Br तो 2 हो गया, लेकिन Ag भी 2 हो गया, यानी फिगर बढ़ी। हमने कहा एक काम करो, ये यहां पे Ag 1 है ना, यहां पे Ag 2 हो गया, तो बेटा एक काम करो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने Br तो हमारा पहले से ही 2 था,
ये तो हमारे पास 2 तो था ही, हमें तो टेंशन ही नहीं थी। दिक्कत इसकी थी कि भैया Ag इधर 1 था और इधर भी 1 था, लेकिन Br इधर 2 था। तो हमने Br को 2 करने के लिए हम यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो Br ब्रोमीन हमारा 2 हो गया, लेकिन Ag सिल्वर भी 2 हो गया। तो जब इधर 2 है तो इधर भी सिल्वर 2 होना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये है हमारी हिट एंड ट्रायल विधि। हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इधर 2 है, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो ही जाएगा। क्लियर है? अब एक और लगाते हैं, अब दिमाग लगाओ बेटा, सोचो सोचो। पहले मैंने क्या कहा कि जितने तत्व है ना उनको ब्रैकेट में कर दो, तत्व ये यौगिक है ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि इसके अंदर में कोई बदलाव नहीं करना। अब पता चला, तुमने देखा कि सर इधर भैया हाइड्रोजन 1 है, हम एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, इधर क्लोरीन 1 है इसको भी मिटा देते हैं, लो समीकरण संतुलित। बोले क्या दिक्कत? भाई देखो, हाइड्रोजन इधर 1, उधर भी हाइड्रोजन 1, क्लोरीन इधर 1, इधर भी क्लोरीन 1। अब क्या टेंशन है बेटा, नंबर कट जाएंगे। टीचर कहेगा बेटा दिमाग लगाता है, तुझे बताता मैं, नंबर काट के रख दूंगा मैं। तो वही वाला, तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट बंद, क्या ब्रैकेट बंद, इसका भी ब्रैकेट बंद। अब सिंपल में क्या करना है, आपको देखना है भैया मल्टीप्लाई का, इधर Mg कितना 1, इधर भी Mg मैग्नीशियम, दोनों तरफ भैया 1, इधर भी 1 इधर भी 1। हम कहा ठीक है। हमने कहा इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, कहा 2, इधर का कितना है, कहा 1। हमने कहा एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हमारे पास क्लोरीन भी 2 हो गया। देखो बेटा Cl, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब बेटा क्लोरीन हमारा भी यहां पे 2 था, हमने कहा चलो 1 पंथ 2 काज, 1 पंथ है 2 काज। हमने हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए, देखो इधर हाइड्रोजन 2 था, इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, और क्लोरीन हमें 2 करना ही था। लो समीकरण संतुलित हो गई। बेटा हिट एंड ट्रायल इतना आसान होता है, हिट एंड ट्रायल इतना आसान होता है, लेकिन 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 मुद्दे की बात तो यह है, इतने से काम नहीं चलता। अब जब टफ रिएक्शन आती है ना, तो हिट एंड ट्रायल कहता भैया मेरे से ना हो पाएगा, मैं हाथ करता हूं, सरेंडर कर दे रहा हूं। ये कर देगा बेटा सरेंडर, क्योंकि इससे हो नहीं पाएगा। तो अब ये क्या करने वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मेथड। अब इस मेथड से आप किसी भी तरीके के रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं, चाहे वो टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन क्यों ना हो, आप एकदम आसानी से संतुलित कर लोगे, कोई रोक टोक नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिस कर लेना और हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है, जैसे हम लोग इसको कहते हैं ब्रैकेट में कर लो, हमने कहा ब्रैकेट में कर दे रहा है। सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए, सबसे पहला काम तुम्हारा यही हो कि सबको ब्रैकेट में कर दो। हमने कर दिया। ब्रैकेट में करने के बाद समझ लो ये एक परिवार है, एल्यूमिनियम एक परिवार है, हमने कहा कि 1 है। अच्छा क्लोरीन कितना है, यहां पर क्लोरीन कितना बेटा, यहां पर देखो Cl कितना बेटा 3, हमने 3 कर दिया, ब्रैकेट बंद। अच्छा कैल्शियम कितना बेटा, कैल्शियम कितना है बेटा, यहां पर देखो कैल्शियम परमाणु कितना 1। अच्छा और देखो ये 2 ब्रैकेट है ना, यहां पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो बेटा यहां पर ऑक्सीजन भी 2 होगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। हमने कहा इस ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इधर की बारी आती है, हमने कहा एल्यूमिनियम कितना, एल्यूमिनियम का परमाणु कितना बेटा, तुम कमेंट करो बेटा, कुछ जवाब दिया करो, बोलते रहा करो, टिप 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 करते रहो, कुछ ना कुछ करो, जब करोगे तो और अच्छे से आएगा। एल्यूमिनियम कितना बेटा, हमने कहा 1 है। ऑक्सीजन देखो बेटा यहां पे 3 से मल्टीप्लाई है ना, 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3, समझे मुन्ना। हाइड्रोजन कितना बेटा, हाइड्रोजन कितना है मुन्ना, मुन्ना कितना है 3, ब्रैकेट बंद। अब सुनो आगे मुन्ना सुनो कि कैल्शियम कितना है 1, लेकिन क्लोरीन कितना है 2। अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, इतना करने के बाद ध्यान से सुनना, अब मेन युद्ध अब है, मेन लड़ाई अब है,
मेन लड़ाई अब है, अब आपको ध्यान देना है। अब आप ये ध्यान दो कि यहां पर क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर क्लोरीन 3 है, यहां पर क्लोरीन 2 है। तो काम करो, ये जब यहां पर कभी अपोजिट नंबर आगे पीछे के आए, जैसे 3 2 4 5 6 7, तो बेटा अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहां पर है ना, तो 3 यहां से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें पता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, साथ साथ में एल्यूमिनियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, क्लोरीन हमारा 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम कितना था? 1। एल्यूमिनियम कितना था बेटा? 1। और जैसे यहां पे आएगा तो यहां पर एल्यूमिनियम की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो हमने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 से किया ना, तो क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन हमारी कितनी हो गई? 6। 3 दूनी 6, क्लोरीन हमारी कितनी हो गई? 6। लेकिन साथ ही साथ में जैसे 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कैल्शियम कितना हो जाएगा? कैल्शियम की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 3। बस ऐसे ही आपको करना रहेगा। अब देखो तुमने देखा कैल्शियम इधर 3, इधर कैल्शियम 3, इधर कैल्शियम 1 नहीं होना चाहिए, इधर भी 3 होना चाहिए। इधर कैल्शियम 3 है तो इधर भी कैल्शियम 3 होना चाहिए। अब कैल्शियम को 3 करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो कैल्शियम कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन 2 था ना, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। बेटा परेशान हो, मैं कह रहा हूं ना, आपको समीकरण संतुलित करना आपसे टेंशन लगती है, डर लगता है, बेटा खत्म हो जाएगा। बट सब्र करो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको बेटा। अब देखो हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन कितना? ये भी 6। अब हमने देखा कि कैल्शियम का मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1, कैसे? फिर से यहां पे हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर एल्यूमिनियम इधर भी 2 हो जाए तो टेंशन खत्म। तो हमने कहा एक काम करो, एल्यूमिनियम इधर 2 था ना, हम एक काम करते इधर भी 2 कर देते। तो जैसे 2 करेंगे तो एल्यूमिनियम हमारा यहां पे क्या हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। बस इतना ही करना है। अब हमारा सब कुछ बराबर हो चुका बेटा, सब कुछ संतुलित है, चाहे आप काउंट करके देख सकते हो। देखो एल्यूमिनियम इधर भी 2, एल्यूमिनियम इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 6, क्लोरीन इधर भी 6, कैल्शियम इधर भी 3, कैल्शियम इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर भी 6, ऑक्सीजन इधर भी 6, हाइड्रोजन इधर भी 6, हाइड्रोजन इधर भी 6। अब क्या करना है? 2 यहां था ना, 2 इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 यहां लिख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेटा 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 3 लिख दो। आगे देखो यहां पर 2 से किए थे, 2 लिख दो। और कैल्शियम हमारा क्लोराइड जो था यहां पे 3 किए हो, यहां पे 3 लिख दो। समीकरण हमारी संतुलित हो गई। इतना ही मुन्ना करना है बेटा। परेशान हो, एक बच्चा कह रहा सर समझ नहीं आया बेटा, देख फिर एक और करते हैं ना, एक और करते हैं। यहां पर लिखा है ना, अब सिंपल में जितनी चीज लिखी है ना, एक बार इसको नीचे लिख लो पूरा। भाई ये तो आसान है यार, ये तो आसान है। यहां पर हिट एंड ट्रायल लग जाएगी बेटा, लगाओ जल्दी से। हिट एंड ट्रायल लगेगा बेटा, यहां पर हिट एंड ट्रायल लगेगी, हिट एंड ट्रायल लगेगी। देखो बीए कितना? इधर 1, इधर कितना? 1, कोई टेंशन नहीं। अच्छा सल्फर कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 4, दोनों तरफ बराबर है। हमने ये देखा कि क्लोरीन इधर 2 था, इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन हमारा 2 हो गया इधर, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, जबकि इधर भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। बेटा समीकरण हमारी संतुलित हो गई। कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें इतना ही था कि भैया यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन भी 2 था, यानी इधर भी अगर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 हो जाए तो समीकरण हमारी संतुलित हो जाए। हमने बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण हमारी संतुलित हो गई। दिखने में टफ लग रहा था लेकिन था आसान। दिमाग लगाने वाली बात थी, दिमाग बस लगाना था, काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अभिक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं। अब आता बेटा संयोजन या संकलन अभिक्रिया। बेटा इसके नाम तो भरे पड़े, इसके नाम भरे पड़े। इसका नाम योग अभिक्रिया, इसका नाम योगात्मक अभिक्रिया, इसका नाम संकलन और संयोजन भी। चार नाम है बेटा, काम है एक है। 4 नाम है एक ही। जैसे मेरा नाम यहां पे राज सर, मैं घर का नाम नहीं कहूंगा, ठीक है। मान लो एक नाम का घर में नाम है रमेश,
दोस्त उसे कहते हैं गधावा इधर आओ, पापा कहते हैं बड़ा भैया इधर आओ, और जो भी लोग हैं, छोटे बच्चे, बड़े भैया, जो मर्जिया बुला रहे हैं, चिंटुआ, कलुआ, ए भलुआ इधर आओ, तो सब कुछ क्या कर रहे हैं, सब कोई उसका अलग अलग नाम ले रहे हैं। व्यक्ति एक, नाम चार। तो यहां पर भी बेटा संयोजन अभिक्रिया है, उसके नाम कितने हैं, संकलन भी है, कोई योग भी बुला दे रहा, कोई योगात्मक भी बुला दे रहा। होता क्या है, सब कुछ एक ही होता, क्या कि संयोजन बेटा वह अभिक्रिया है जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करे। संयोजन अभिक्रिया, ध्यान से सुनना बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बेटा जो मैं बोल दूंगा बेटा वही होता है, याद रखना। राज सर पे भरोसा रखना बेटा, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर ना आएगा। परेशान होना, कुछ दिन बाद कहोगे राज सर मेरे फेवरेट टीचर हैं। बेटा ये याद रखना, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा फेवरेट बनूंगा, याद रखना। तुम अपने जुबान से कहोगे कि सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, मैं तुम्हारा फेवरेट खुद से बनूंगा, याद रखना, देख लेना। अब आगे आओ, करा संयोजन या संकलन अभिक्रिया, करा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं। कितने, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, और दोनों या जितने भी पदार्थ हैं सब मिलकर के केवल एक बनाए। कई समान थे मिलाकर कोई एक समान बने, एक से ज्यादा नहीं, तो बेटा वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान सुना, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर के केवल एक चीज का निर्माण करेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब जैसे यहां पे क्या है बेटा, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर के क्या बना दिया बेटा, सोडियम क्लोराइड। दो पदार्थ आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब बताना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अच्छा, जल है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, तो यह भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो और जुड़ करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, संयोजन अभिक्रिया। बात क्लियर। अब देखो आगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भाई 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको तो नोट कर ही लेना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बेटा 100% आती है, ठीक है। अब क्या होता, जिन अभिक्रिया में उत्पाद तो बने, मतलब कुछ देखो अभिक्रिया हो रही हो, कुछ नया पदार्थ बने, लेकिन अगर उससे ऊष्मा भी निकल रही हो, ध्यान से सुनना, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बने, कुछ नया पदार्थ तो बने, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकल रही हो, हीट भी मुक्त हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। फिर से सुन लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ तो बने, कुछ उत्पाद का निर्माण हो, लेकिन ऊष्मा भी निकल रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे सिंपल बताओ, जब हम लोग कोयला जलाते हैं बेटा, कार्बन को सी से लिखते हैं, कोयला को भी सी से लिखते हैं। जब हम कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन साथ साथ में हीट भी तो निकलती है ना। कोयला जलाने पे क्या होता है, हीट निकलती कि नहीं निकलती। अच्छा मारो गोली, तुमने तो देखा ही होगा, जो घर में पुताई होने के लिए चूना आता है, जब चूने में पानी डालते हैं ना तो कुछ समय बाद बुलबुले निकलते हैं। सब कोई देखे होंगे कि घर में जब पुताई के लिए चूना मंगाया जाता है तो चूने में जब हम पानी डालते हैं तो बुलबुला निकलता है। अब देखो, चूना तुम्हें प्राप्त हो रहा है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऊष्मा तो निकल रही है ना, हीट भी निकल रही है। और जब कभी भी कोई पदार्थ बने और साथ साथ में उससे ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बने, समझते जाओ बेटा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, एकदम तुम्हें तुम्हारी लाइफ से रिलेट करके मजा आ जाए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बने, लेकिन उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकल आए, गर्मी हीट निकल आए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अब आगे देखो, यहां पे देखो, ये घर की मेथेन गैस है जो हमारे घर में सिलेंडर में आती है। जब इसको ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, लेकिन भैया ऊष्मा निकलती है, और इसी ऊष्मा का उपयोग करके हम लोग खाना पकाते हैं। तो इतना सिंपल है बेटा। अब देखो, श्वसन बेटा एक ऊष्माक्षेपी है, ये इसे नोट में
लिख लो बेटा नोट बना करके कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। जब हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिया अभिक्रिया कैसे हो रही है। बट इतना याद रखो कि जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो श्वसन क्रिया होती है, इसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहा जाता है। अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखो। जब हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब है बेटा वियोजन, इसे बेटा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया समझो, एकदम आसान भाषा में समझना, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। वियोजन का मतलब है टूटना। समझ लो कि मेरे पास कोई एक पदार्थ था, ये दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, खत्म, वियोजन इतना ही था। फिर सुनो, वह विक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है और वो एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या फिर विघटन अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एकल अभिकारक हो, केवल एक पदार्थ हो और वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक पदार्थ है और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या फिर विघटन अभिक्रिया। अब देखो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, बट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। हमें पता होना चाहिए भाई। देखो ये बात जान लो, ऐसा तो है नहीं कि जो सिलेबस में तो हमें आए ना, हमें पता तो होना चाहिए। तो अब इसको भी समझो कि भैया ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन होता क्या है। ऊष्मीय वियोजन समझो, हमने क्या कहा, वियोजन में हमने जाना कि कोई ये पदार्थ टूट जाए, लेकिन अगर ये जो टूट रहा है ना, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो, मतलब कोई पदार्थ अगर टूटे, अगर कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, लेकिन ऊष्मा देने की वजह से अगर बनाएगा, कोई एक हमारे पास एक पदार्थ है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये पदार्थ जो है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए लेकिन ऊष्मा देने पे बनाए। कोई पदार्थ टूट रहा है लेकिन ऊष्मा देने पे टूट रहा है, तो ऊष्मीय वियोजन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट था, पोटेशियम क्लोरेट को हमने क्या किया, ऊष्मा दे दी। क्या कर दिया, ऊष्मा दे दिया। जैसे इसको हमने ऊष्मा दी, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। हमारे पास एक पदार्थ था और ये पदार्थ दो भागों में टूट गया, दो पदार्थों में टूट गया, किसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से। तो इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। यानी कोई पदार्थ अगर ऊष्मा से टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन, और अगर विद्युत से टूटा, क्या क्या क्या, ध्यान सुना, अगर कोई पदार्थ विद्युत की वजह से टूटेगा तो उसे विद्युत वियोजन कहा जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है, मतलब कि विद्युत धारा, मतलब देखो कोई पदार्थ था, हमने उसमें बिजली प्रवाहित की, टूट गया, दो या दो से अधिक पदार्थ बन गए, तो ऐसे वियोजन को हम लोग विद्युत वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। एकदम से क्लियर रखना, ठीक है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड था और हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जिसके वजह से ये सोडियम और क्लोरीन में टूट गया। किसमें, सोडियम और क्लोरीन में टूट गया, तो यहां पर कौन सा वियोजन होगा, विद्युत वियोजन होगा। अब आता है प्रकाशीय। क्या आता है, प्रकाशीय वियोजन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, मतलब कि कोई पदार्थ है हमारे पास और इसको हम धूप में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, कोई एक पदार्थ था, हमने इसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया, ये लो रख दिया। अब सूर्य के प्रकाश के वजह से ये दो या दो से अधिक भाग में टूट गया। कोई पदार्थ, जैसे मैं हूं, मैं अकेला हूं, मुझको धूप में रख दिया गया और मैं धूप की वजह से 3-4 रास्तर बन गए, मतलब एक और रास्तर, 2 रास्तर, 3-4 रास्तर बन गए। तो ऐसा वियोजन क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। अब क्या है, मुझे गर्म किया गया, मुझे ऊष्मा दी गई और ऊष्मा देने की वजह से मैं टूट करके 2 नए पदार्थ बन गए, मतलब 2 नए रास्तर बन गए, तो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय। और मैं खड़ा था, आके करंट छुआ दिया, ले टूट, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई और विद्युत धारा की वजह से अगर मैं टूट गया तो क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन। सिंपल से याद रखो, वियोजन का मतलब है एक पदार्थ का टूटना। अब ऊष्मा की वजह से टूटा तो ऊष्मीय वियोजन, और अगर विद्युत धारा की वजह से टूटा फिर तो विद्युत धारा वियोजन, विद्युत वियोजन, और अगर प्रकाश की वजह से मैं टूट गया तो प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, सिंपल। अब आगे देखो, अब बेटा ऊष्मा शोषीय विक्रिया। अब कहते हैं ये कौन सी बला है, अभी तो हम 6P पढ़ के आए हैं, हमने कहा 6P में ऊष्मा निकल रही थी,
छेपी में ऊष्मा निकल रही थी, यहां पे ऊष्मा चाहिए, बिना ऊष्मा के काम ही नहीं होगा। अब ये बताओ, अच्छा बताओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, अगर इस सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में ना रखें, प्रकाश में ना रखें तो क्या सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा? अगर हम इसको धूप में ना रखें तो ये क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। अब जैसे तो ये बेटा यहां पे लिखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्या लिखिए बेटा? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी हुई है। क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिना प्रकाश की हो सकती है? इमेजिन करो, क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिना सूर्य के प्रकाश की हो सकती है? अरे नहीं हो सकता भाई, कत्तो ना होगा, नहीं हो सकता। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ को बनाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ को बनाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, मुन्ना क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। समझो, याद करो बेटा। अगर ना थोड़ा समझ में आना तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, फिर से पीछे से देख लेना। लेकिन मैं वादा करता हूं इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी टॉपिक भी डाउट नहीं रहेगा। ऊष्मा शोषी क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और चाहिए मुझे, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, सिंपल है बेटा। अब आता है बेटा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसे एकल विस्थापन भी कहते हैं। क्या? एकल विस्थापन भी कहा जाता है। क्लियर? विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा मूलक आ जाता है। मतलब यहां पर क्या होगा ना कि एक परमाणु या मूलक किसी को विस्थापित करके खुद कब्जा कर लेगा। बेटा मेरा घर, हट, तू जरूरत नहीं तेरी पर। मतलब यहां पे क्या करेगा? एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। क्या? एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे ए क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है, बी कम अभिक्रियाशील है, तो ए ने क्या किया? बी को भगा दिया और खुद एक नया यौगिक सी से जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण किया। समझो फिर से, ए क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील, बी क्या है? कम अभिक्रियाशील। तो ए ने क्या किया कि बी को भगा दिया और खुद सी से जुड़ करके एक नया यौगिक बना दिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे बेटा एकल विस्थापन या फिर वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो जैसे यहां पर क्या था? आयरन, आयरन जो है सक्रियता श्रेणी, बेटा यहां पे देखो सक्रियता श्रेणी दी हुई है, इसको याद कर लेना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये काम आने वाला है तुम लोग को, मुन्ना याद कर लेना इसको, ठीक है। अब जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है, आयरन कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये देखो यहां पर लग हो गया और भैया यहां पर प्राप्त हो गया हमें आयरन सल्फेट। तो यहां पर क्या होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बात क्लियर? जहां तक मुझे लगता है यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आए, बट थोड़ा सा ना आए तो बता देना, जब ना आए ना तो बता देना यार, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये अभी जिंदा हूं, पूरा साल पढ़ा है, हर एक टॉपिक में रटा के मानूंगा। रटाना ही नहीं है बेटा, तुम्हें इतना तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दा करे जब मैं भर दूंगा ना कि लगेगा बस अब जगह नहीं सर, अब मत पढ़ाइए, मैं ना पढ़ने वाला, बहुत हो गया, अब याद है, पूछ लो जहां से पूछना। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दूंगा कि तुम खुद कहोगे सर अब मुझे नहीं पढ़ना, सब पूछो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर मैं बिल्डअप करके रहूंगा और ये कॉन्फिडेंस हर एक चैप्टर को लेकर के तुम्हें नवंबर के अंदर अंदर हो जाएगा। देख लेना बेटा, नवंबर के अंदर अंदर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। जब नवंबर आएगा ना कहोगे सर अब बैठिए, मैं आपकी जगह कहां पढ़ाते हैं, मैं वहां आ रहा हूं, अब मैं क्लास लूंगा। सर बहुत करिए, बस मैं थक गया। देख लेना। अब आ गया, अब आता है बेटा उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ई का बोला है,
वहां पर क्या था, एक जो है विस्थापित कर दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो पदार्थ हमने लिए ना वो अपने आयनों या फिर घटकों की आपस में अदला बदली कर लेंगे। अब जैसे ए जो है ना वो डी के पास चला जाएगा, बी सी के पास चला जाएगा। सिंपल समझो, ए डी के पास चला जाएगा, बी सी के पास चला जाएगा, तो ए डी एक नया यौगिक बनेगा और सी बी एक नया यौगिक बनेगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो तत्व है ना आपस में आयनों या घटकों की अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आयनों की अदला बदली कर लेंगे। अब आयन क्या होते हैं, अब आयन को समझो, मैंने ऑलरेडी आयन को बता रखा है। जैसे सिंपल देखो, ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेटा यहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है, इसको हटा देना। ये है बेटा बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो बेरियम था, ये बेरियम का क्लोरीन से लड़ाई हो गया। कहा जा जा, तुझे जहां जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, मेरे को नहीं चाहिए। तो बेरियम ने क्लोरीन को छोड़ दिया, तो बेरियम पहुंच गया सल्फेट के पास। बेरियम पहुंच गया सल्फेट के पास, कहा यार बस मैं क्लोरीन से थक गया हूं, और सल्फेट ने कहा मैं सोडियम से थक गई हूं, मेरे को अब सोडियम के साथ नहीं रहना, अब तुम्हारे साथ रहना है। तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ करके बेरियम सल्फेट बना लिए। अब जैसे ही बात क्लोरीन और सोडियम को पता चला कि अच्छा धोखा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ले देख, सोडियम ने क्या किया, सोडियम पहुंचे क्लोरीन के पास और बना दिया बेटा यहां पे सोडियम क्लोराइड। क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। यानी बेरियम सल्फेट से जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन से जुड़ गया, और भैया बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर क्या हुआ कि इन तत्वों यौगिक ने अपने घटकों की अदला बदली कर ली। देखो बेरियम सल्फेट से जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन से जुड़ गया, तो आयनों घटकों की इन्होंने क्या कर ली, आपस में अदला बदली कर ली। क्या कर ली, अदला बदली कर ली। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा इसी संबंधित होती है बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत कम नाम सुनने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बारे में पता चलना होना चाहिए भाई कि आखिर यह अवक्षेपण अभिक्रिया क्या, बहुत कम देखने को मिलता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में समझो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम दो पदार्थों को आपस में मिलाएं, अभिक्रिया हो जाए, लेकिन अभिक्रिया के दौरान कोई एक पदार्थ हमको एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए। ध्यान से सुनो, दो पदार्थों को हमने आपस में अभिक्रिया कराया, जिसके बाद एक ऐसा पदार्थ है ना वो हमें प्राप्त हो जाए, आगे चीजें निकल जाएं, बाकी एक प्राप्त हो जाए, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कर रहा है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों के मिलाने पर, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों के मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो विलयन से अलग होकर के नीचे बैठ जाता है। मतलब कि एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, एक एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में प्राप्त होता है। अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया में एक ऐसा पदार्थ बना, मान लो ये दो आपस में अदला बदली किए, और एक ऐसा पदार्थ बना जो उस विलयन में नीचे बैठ गया और ऊपर जो है हमारा एडी तैर रहा है। तो ये जो नीचे बैठ गया ना, एक अवक्षेप है, एक समझ लो कि मैल जैसा, एक मैल प्राप्त हो रही है। जैसे होता है ना कि कपड़ा साफ कर दो, तो साफ होने के बाद जो है जो मिट्टी होती है वो जमीन में बैठ जाती है, पानी बाल्टी में है तो जो मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो यहां पर ये क्या है, एक अवक्षेप ही होता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। अब समझो बेटा उपचयन अभिक्रिया। क्या समझो बेटा, उपचयन अभिक्रिया कह रहा है, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन की कमी। उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, बेटा एकदम आसान भाषा में समझना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन की कमी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन की कमी, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब सिंपल देखो, जैसे क्या है, ये मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या कहा था कि अगर किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। यहां पर क्या मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी जब किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन। ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए उससे हम क्या कहेंगे बेटा? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा दूसरा देखो, अपचयन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वहां पे कहा कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का योग हो, हमने कहा ऑक्सीजन की कमी हो। अपचयन कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अब जैसे देखो यहां पर क्या था, कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन अब देखो कॉपर में ऑक्सीजन है? नहीं है। कॉपर में ऑक्सीजन था ना, अब नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी यहां पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अपचयन हो रहा है। यहां पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा था ना कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, ऑक्सीजन हट चुका है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, और अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो अपचयन। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत सही बेटा, बहुत सही बेटा। यहां पर उसके नीचे भी वैसे एग्जांपल। अब समझो रेडॉक्स अभिक्रिया को, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडॉक्स अभिक्रिया समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो, उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा है, तो वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब समझो, देखो देखो देखो, जिंक था, अकेला था, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा ना, ये देखो ऑक्सीजन आ गया, जिंक अकेला था, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन को जुड़ने पर, ऑक्सीजन के जुड़ने पर क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। अच्छा, कॉपर सल्फेट था ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था ना, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था ना, ये देखो ऑक्सीजन जुड़ा था ना, लेकिन अब क्या है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया? इससे ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन में कमी, और कमी आने पे क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है बेटा? अपचयन। जिसमें जुड़ा उसका तो अपचयन हुआ, उपचयन, तो बेटा हमारा उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। साथ साथ में विस्थापन भी अभिक्रिया है। जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन भी अभिक्रिया है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के नजरिए से देखेंगे तो यहां पर वो हमारा क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो भैया ऑक्सीजन जुड़ने पे उपचयन और ऑक्सीजन हटने पे अपचयन। इतना तो बात मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। हाँ बेटा, जीएफ जीएफ, अरे नालायक, पढ़ ले भैया, पढ़ ले। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, ऑक्सीजन जुड़ा है, कमी आई, ऑक्सीजन में कमी आई, तो क्या हुआ? अपचयन हुआ। अपचयन हुआ, ऑक्सीजन में कमी आने पे अपचयन, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? उपचयन होगा। हमने क्या कहा? अगर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, अब ऑक्सीजन नहीं है, अकेला बैठा हुआ है, तो इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अकेला था और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अब भले जल बन रहा है बात दूसरी, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? उपचयन। अब जब अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर? बस क्लियर होनी भी चाहिए भाई, अब तक नहीं होगा तो क्या होगा। अब आता है बेटा संक्षारण किसे कहते हैं? बेटा एग्जाम में 100% पूछता है भाई, 100% पूछता है। ठीक, अब ध्यान सुनो, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु आसपास के वातावरण, पानी, हवा, इन सब के साथ क्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है, कमजोर हो जाती है। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फिर सुनो, वह संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण से, जल, हवा, पानी के संपर्क में आने से वो अपने मूल गुणों को खो देती है। इसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा में जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना क्या है हमारा भैया? क्या है? संक्षारण को दाना है। कॉपर का हरा हो जाना, ये सब क्या है? संक्षारण ही होता है। अच्छा, संक्षारण से बचा कैसे सकते हैं किसी चीज को? अब तुम्हें पता ना, कोई भी लोहे के सामान घर में आती है ना, तो पापा कहते हैं पेंट करो, सबसे पहले क्या करो?
पेंट कर दो या फिर ऑयल या तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो भैया संक्षारण होने से रुक जाता है। ये सब क्या है? हमारा संक्षारण। अच्छा, संक्षारण में भी क्या होता है, जो हमारा जो धातुएं होती है ना, उनमें क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है बेटा? उपचयन होता है। वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के अपना ऑक्साइड बना लेती हैं। इसको हम बेटा अगले तीसरे चैप्टर में डीप पे पढ़ेंगे। जब धातु और धातु बारे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर संक्षारण बेटा और डीप में मैं बताने वाला हूं। अब आता है बेटा विकृत गंधिता। ये क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो खाद्य पदार्थ होता है, जो खाने वाली चीज होती है, खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तेल और वसा से बनी चीज कुछ समय बाद कैसी होती है? खराब हो जाती है, खराब स्मेल आती है, बड़ा गंधाता है, अरे भाई मना खाएंगे, होता ना। इसी को है बेटा विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता बेटा वह प्रक्रिया जिसमें वसा तेल ऑक्सीकरण के कारण विघटित हो जाते हैं। जो तेल वसा है उपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके वजह से उसे खराब स्मेल आती है, जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है कि अब इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भोजन से खराब टेस्ट आना, स्मेल आना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, चिप्स के पैकेट में एक गैस भरी जाती है, जिसके वजह से वो चिप्स के पैकेट जो तेल से बने खराब नहीं होती है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आपको कमेंट में बताना है। अभी जैसे क्लास खत्म हो जाए बेटा, जो लास्ट वीडियो देखे हो ना लायक हो, तुमको भी कमेंट करके जाना है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा, बात जान लो, कुछ दिन की बात है बेटा, हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा ना, तुम कहोगे मेरा तो केवल फेवरेट रास्ता है। हकीकत जान लो, दिल में घर कर जाऊंगा मैं बेटा। आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं, फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। मैं हर एक टॉपिक को इतनी बार पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। तो प्यार बच्चों, अगर क्लास को अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, दोस्त यार को शेयर कर देना, कि जो एकदम से गधा है, कम समय में सब कुछ देखना चाह रहा है, कवर करना चाह रहा है, तो वो एक बार देख ले। तो प्यार बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।